हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जल्दी बता दें, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? एम आई ऑडिबल? हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? हाँ जी, ऑल गुड ऑल गुड, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। कैसे रहे आप सबके त्योहार? त्योहार वगैरह सबने बना लिए होंगे, है ना? छठ पूजा भी अब तो हो गई है, सारे त्योहार अपने खत्म हो गए हैं और अब समय आ चुका है कमबैक करने का, है ना? कमबैक वाला टाइम आ गया है, क्योंकि अब हमें लगकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरंभ बैच क्लास 10th का लास्ट चैप्टर, जो कि है हेरिडिटी। आखिरी ये अंतिम जर्नी रहेगी इस बैच की। ठीक है, इस बैच को हमने बहुत पहले स्टार्ट करा था, अप्रैल में, पिछले 6-7 महीने, जहां पर हम ऑलमोस्ट डेली मिलते थे, है ना? हफ्ते में 4-5 दिन तो मिलते ही थे, और उसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते थे, है ना? मस्ती मजाक किया करते थे, इंजॉयमेंट किया करते थे, पोल किया करते थे, है ना? और फन तो क्लास में चलता ही रहता है। अब आज से वो जर्नी, वो पड़ाव ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, राइट? अब ये जो पड़ाव था, जितना भी अभी तक पड़ाव रहा था, आई होप वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा हो, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मेमोरेबल, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा रहा, है ना? मैं ये उम्मीद रखता हूं कि तुम लोगों के लिए भी उतना ही वो मेमोरेबल अभी तक का रहा होगा। एंड द फाइनल जर्नी, द लास्ट जर्नी ऑफ आरम बैच बिगिंस। अब वो अंतिम क्षण आ गए हैं, जहां पर हम एक आखिरी चैप्टर, एक आखिरी जर्नी, कुछ अंतिम दिन, है ना, कुछ अगले 5 लेक्चर के आसपास, हम जिसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड देन द टाइम विल कम टू से गुड बाय, राइट? चलें स्टार्ट करें। जोश मीटर, हाँ भाई दोस्तों, जोश मीटर कैसा है? एनर्जी मीटर कैसा है? कैसा है बताओ? एनर्जी मीटर, जोश मीटर, ताकत कैसी है भाई, बता दो जल्दी। हाँ, आज बच्चे कह रहे हैं भैया आज जोश मीटर अच्छा नहीं है, लास्ट चैप्टर है इसलिए। अरे यार ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो यार, ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है। आज मेरा जोश मीटर थोड़ा थोड़ा तुम्हें कम दिख रहा होगा, हल्की सी तबीयत खराब है यार, है ना? थोड़ा सा क्या है कि मौसम बदल रहा है ना, थोड़ा सा हो जाता है, कोई नहीं। यस 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 यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। चलो, हेरिडिटी, क्या बात है! ओहो, क्या फोटो लगाई है भाई, देख रहे हो? स्मार्टी स्मार्टी बना दिया है मुझको, एकदम स्मार्ट बन चुका हूं दोस्तों मैं। वाओ, क्या बात है! ठीक है जी, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये जो हेरिडिटी नाम का ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज हेरिडिटी? बताओ, व्हाट इज हेरिडिटी? यार यहां पर ना बहुत सारी चीजें, आपका जो फेवरेट चैप्टर था रिप्रोडक्शन उस फेवरेट चैप्टर का बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। ठीक है, जैसे कि वहां पर हमने डीएनए पढ़ा था, क्रोमोसोम पढ़ा था, क्रोमेटिन पढ़ा था, वेरिएशंस पढ़े थे, वो सब यहां पर काम आएगा। ठीक है जी, मतलब वो वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर आपस में लिंक्ड है, आप बोल सकते हो कि दे आर लिंक्ड। ठीक है, बट मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पिछला चैप्टर नहीं आता, तो उनको मैं रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी होता क्या है। व्हाट इज हेरिडिटी? व्हाट इज हेरिडिटी? तो देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस में कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, है ना? जैसे आपके मम्मी पापा के छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आप में ट्रांसफर हो गए, वो अलग बात है, आपके पापा भी दिखने में बढ़िया, आपकी मम्मी भी दिखने में बढ़िया, लेकिन आप, ओए 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 ओए, ठीक है? तो यानी मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, थ्रू जीन्स। जीन्स क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये वो वाली जीन्स नहीं है जो कि तुम पहनते हो बेटा, ये अलग जीन्स है।
वैसे मैंने आपको ये भी बताया था रिप्रोडक्शन के अंदर कि जीन्स क्या होता है, बट ठीक है, कोई नहीं, वापस बात कर लेंगे, है ना, वापस बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अब भी रोस्ट करोगे क्या? बेटा रोस्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे तुम्हारा जो आखिरी लेक्चर होगा ना आराम बैच का, तब भी 2-3 बार तो तुम मुझसे रोस्ट होगे, उसके बिना मजा नहीं आता, अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिलती, पढ़ाने में मजा नहीं आता, है ना, जब तक 1-2 बार तो, 1-2 बार तो, है ना। चलो, तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, जहां पर क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये हमको समझ आ गया। अगली चीज देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन तुम्हें पता है क्या होते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना, और वेरिएशन आते किसके वजह से, ये भी मैंने आपको रिप्रोडक्शन में बताया था। जब डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी होती है तो उसमें एरर्स आ जाते हैं, याद आया? नकल में भी अकल की आवश्यकता है, नकल में भी अकल चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है जब उसकी कॉपी हो रही होती है ना, तो उसमें एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। यहां पर एक कहानी थी, बड़ी प्यारी कहानी, तुम्हें याद हो तो, मौत की कहानी, किस किस को याद है, जरा चैट में पी के लिख के बताओ। मौत की कहानी याद आया? पहले रंग अलग था, फिर रंग बदल गया। अब रंग बदलने से क्या हुआ दोस्तों? अरे बोल दे भाई, क्या हुआ रंग बदलने से? रंग बदलने से दिक्कतें हो गई। हाँ, राइट राइट जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है ना, याद है ना? हाँ, ये हुई ना बात, बहुत सही। तो ये अब आपको पता होगा वेरिएशन, है ना। तो वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स बिटवीन दी पेरेंट्स एंड दी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है बेटा? नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली जनरेशन आती है उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ वेरिएशन यूजफुल भी होते हैं, है ना। वाई वेरिएशन इज यूजफुल, इसके भी मैंने आपको आंसर्स लिखवाए थे, वाई वेरिएशन इज यूजफुल। बहुत इंपॉर्टेंस होती है वेरिएशन की, मैंने बताया भी था, इस आंसर को याद रखना। वेरिएशन से क्या होता है बोलो? जब वेरिएशंस होंगे तो जो सर्वाइवल रेट होगी, जिंदा रहने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? हेल्प इन सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल जो है, क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन कर रही है हमारी बॉडी और हमारी सर्वाइवल रेट इंक्रीज कर जाएगी। अगला, इसी की वजह से एवोल्यूशन होता है ना। एवोल्यूशन समझते हो? अरे बोल दे भाई, एवोल्यूशन, हाँ बहुत बढ़िया। पहले हम बंदर थे, फिर एवोल्यूशन हुआ और हम ये बन गए। ठीक है, उसके अलावा क्या है? मेंटेन बायोडाइवर्सिटी और प्रोवाइड्स डिसीज रेजिस्टेंस, है ना, प्रोवाइड डिसीज रेजिस्टेंस। इसका एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का। पता है पहले जो बैक्टीरिया थे ना, वो ना ठंडे टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? वेरिएशन आया, और जब वेरिएशन आया ना, तो वो जो बैक्टीरियाज थे वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने लग गए। अब उससे क्या हुआ? अब जो बैक्टीरिया है वो किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू वेरिएशन। तो यानी वेरिएशन की मदद से यस, डिसीज फ्री भी हो जाते हो। यह बात क्लियर? ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स ना एक ब्रांच है, जेनेटिक एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जो कि इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करती है। किन चीजों के बारे में? ये जो है ना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसकी एक ब्रांच है साइंस की जो कि इनके ऊपर स्टडी करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था क्या? विलियम बैटसन। विलियम बैटसन, बैटसन, बैट का सन, बैटसन ठीक है, विलियम बैटसन ने क्या बोला था? इन्होंने ना, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म तुम सुन पा रहे हो जेनेटिक्स, ये इन्होंने दी थी, ये इन्होंने दी थी, इन्होंने ये टर्म दी थी। कौन सी टर्म दी थी? जेनेटिक्स की, है ना। तो इन्होंने टर्म दी थी, किसने? विलियम बैटसन ने, जेनेटिक्स की टर्म। लेकिन एक बड़ा गद्दारी हो गई विलियम बैटसन के साथ। इन्होंने टर्म तो दी जेनेटिक्स की, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको नहीं बोला जाता। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है जॉर्ज मेंडल को। और ये बहुत जरूरी है आज, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है वो मेंडल भैया पे ही है, पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पे ही है। ये देख लो इनकी शक्ल, इन्हीं पे ही है चैप्टर भैया, देखो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पर मेंडल भैया पे। ठीक है, हाँ जी, हाँ, यानी यानी इनके साथ क्या हुआ? गद्दारी हुई। इन्होंने तो भैया नाम दे दिया जेनेटिक्स का, बट इनको फादर नहीं बोला जाता नामकरण कोई और करे, फादर किसी और को बना लो भैया, क्या बड़ी नाइंसाफी है। तो जॉर्ज मेंडल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अब ये मेंडल जी तो बड़े खतरनाक आदमी थे, है ना। इनकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मेंडल बाबा जो थे बहुत बहुत खतरनाक थे। इनके घर के बगल में ना वो होता है ना, पी समझते हो? पी प्लांट,
अरे मटर मटर, हाँ मटर मटर मटर, वही वाला मटर। तो जब मटर मटर की खेती थी तो उस मटर के प्लांट से वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अरे भैया मटर है, बनाओ खाओ सो जाओ, नहीं हमको तो एक्सपेरिमेंट करने हैं। है ना। तो मेंडल भैया ने मटर से इतने एक्सपेरिमेंट करे, इतने एक्सपेरिमेंट करे, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मतलब ये पूरा चैप्टर मटर पे ही है, मटर 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 मटर। कितना मटर खाएंगे भाई, है ना। तो आराम से खा भी सकते थे मटर, बट देखो एक्सपेरिमेंट करें, मटर पे एक्सपेरिमेंट करें। वो कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है उनके ऊपर हम बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है मैंने आपको बता दिया, डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो हेरिडिटी के ऊपर जो स्टडी करता है उस पूरी साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, यस बहुत बढ़िया, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज ये भी पिछले चैप्टर की है रिप्रोडक्शन की, वेरिएशन किसमें ज्यादा आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल में, जल्दी से चैट में बताओ किसमें ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। बताओ भाई, बहुत बढ़िया, यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन आता है, बिल्कुल। तुम्हें याद भी होगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था उसमें जो वेरिएशन आते थे वो बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहां पर एक पेरेंट होता था, सिंगल पेरेंट होता था, जबकि यहां पर डबल पेरेंट होते हैं, दो पेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती थी, है ना। ये दोनों चीजें मैं आपको ये भी मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ नई टर्म्स के बारे में। जैसे अब देखो आज का जो लेक्चर होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पे होगा, मैं पहले बता रहा हूं। हेरिडिटी का जो लेक्चर नंबर 1 होता है वो बोरिंग होता है, क्यों होता है, क्योंकि ना हमें सबसे पहले ना बहुत सारी टर्म्स पढ़नी है। जैसे अभी हम ट्रेड्स पढ़ेंगे, फिर हम अलील पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे, है ना, होमोलोगस पढ़ेंगे, हेट्रोजाइगस पढ़ेंगे, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हमें बस डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आज के लेक्चर में थोड़ा बोर हो गए, मैं समझ रहा हूं, बोरियत महसूस होगी, बट पढ़ लेना भैया, मजा आएगा, ठीक है। चलो पहले देखते हैं ट्रेट क्या होते हैं। ट्रेट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं बेटा, ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज हाइट, आई कलर, शेप ऑफ सीड। यानी तुम्हारा ट्रेट क्या है, तुम्हारा ट्रेट क्या है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं। अगर तुम ध्यान से देखो कि मेरी जो आंखें है ना वो ब्राउन है, पता है मेरी आंखें ब्लैक नहीं है, तुम्हें लगता है ब्लैक, अगर तुम ध्यान से मतलब कैमरे में नहीं दिख रही होंगी, मेरी जो आंखें है ना वो हल्की सी ब्राउन है ना। आंखों में नहीं, जब असली में मिलोगे तब तुम्हें समझ आएगा, मेरी जो आईज है वो ब्राउन है, मेरी ये आईज जो है वो ब्लैक नहीं है ना। बहुत लोगों की ब्लैक है, कुछ की ब्राउन होती है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी मैनू, है ना। तो मतलब अलग अलग रंग की आईज है। तो ये सब क्या है, ये सब है ट्रेट। ट्रेट यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। तुम सबके फीचर है ना अलग अलग, किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल नहीं, सबके काले ही हैं, किसी के बाल बड़े हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी की आंखें ऐसी हैं, किसी की आंखें ऐसी हैं, किसी की आंखें ऐसी हैं, अलग अलग, किसी की नाक ऐसी है, ऐसी है, ऐसी, अलग अलग नाक है, नहीं ऐसी तो किसी की नहीं होती, है ना, रोबोट थोड़ी ना है। तो अलग 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 मतलब बहुत 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 सारी, है ना। तो ये सब क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रेट, ठीक है ना। मेनली लड़कियों के ट्रेड्स अच्छे होते हैं, लड़के बेचारे, बेटा लड़कों कितना ही फेस वॉश लगा लो, कितना ही स्किन केयर कर लो, ग्लो तो तुम्हारा उसके मैसेज को देख के ही आता है। है ना। हाँ तो लड़कों के ट्रेड थोड़े से थोड़े नॉर्मल, भगवान जी ने थोड़े नॉर्मल बनाए हैं, ट्रेड किया है, लड़का ही तो है, चल 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 निकल 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 जल्दी निकल, है ना। वैसे वैसे एक सवाल मुझे तुमसे पूछना था। ऐसे लड़के बोलते हैं कि लड़कियों की लाइफ बड़ी आसान है, लड़कियां बनना कितना अच्छा है ना। बट मैं एक बहुत ऑनेस्टली आपको एक चीज बताता हूँ, एक सवाल से तुम्हें एक चीज पता चल जाएगी। कितने यहां पर लड़के हैं, कितने लड़के हैं जो कि चाहेंगे किसी जीवन में नेक्स्ट जन्म में वो लड़की बन पाए, कितने ऐसे लड़के हैं, चैट में बताओ। बहुत कम लड़के होंगे, ठीक है। और वहीं पर ही अगर मैं सवाल लड़कियों से पूछूं कि अगर तुम्हें एक अगला जन्म मिले तो क्या तुम लड़का बनना चाहोगे, बताओ। 80-90% लड़कियां बोलेंगी हाँ हमें लड़का बना दो। ये रियलिटी है आज की सोसाइटी की, ठीक है। हम कितने बोल रहे हैं कि लड़कियों का जीवन आसान है, बट सच में इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों को लगता है, राइट। आज के समय पर भी बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारी रुकावटें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं जो लड़कों को नहीं करनी पड़ती। ये सत्य है इस जीवन का, है ना। इसको हम नहीं ठुकरा सकते ऑब्वियसली, राइट। चलो आ जाओ। तो बात कर रहे थे हम ट्रेड्स की। तो देखो दो प्रकार की ट्रेड्स होती है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड और
इनहेरिटेड, ये दो प्रकार की क्या होती हैं, ट्रेड्स होती हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या हो सकती हैं बताओ? जो हम एक्वायर कर रहे हैं, यानी जो मैं जीवन जीते समय अपने अंदर ला रहा हूं, और इनहेरिटेड जो मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो आंखों का कलर ब्राउन है वो क्या होगा, एक्वायर्ड या इनहेरिटेड? क्या लगता है, एक्वायर्ड या इनहेरिटेड? बताओ बताओ। ऑब्वियसली इनहेरिटेड। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से आया, जन्म से आया है। बट जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद ने प्राप्त करा है, खुद ने पाया है, जैसे कि भैया एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने बॉडी बॉडी बना ली है ना, मेरे सिक्स पैक एप्स और ये बॉडी बॉडी ऐसे ऐसे कर लिया, कल को मेरा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ है ना, तो क्या उसकी बॉडी बॉडी तो क्या वो बच्चा पैदा हो रहा है, उसके सिक्स पैक एप्स आ रहे हैं, बाइसेप आ रखे हैं, चेस्ट अच्छी बन रखी है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो बॉडी मैंने बनाई वो मेरा एक्वायर्ड ट्रेट है, मैंने वो एक्वायर करा है भाई, वो मैंने अपने जिंदगी के अंदर एक्वायर करा है। जबकि अगर जो मेरी आंखों का कलर ब्राउन है तो वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में भी आंखों का कलर ब्राउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिटेड ट्रेट होता है। राइट राइट, यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेट क्या है? कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन, यानी एक्वायर्ड ट्रेट अगली जनरेशन में नहीं जा सकता, जबकि जो इनहेरिटेड है वो अगली जनरेशन में जा सकता है। कैन बी पास टू देयर प्रोजेनी। देखो प्रोजेनी का मतलब होता है बेटा नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्रोजेनी का मतलब भी नेक्स्ट जनरेशन ही होता है। अगला, डू नॉट चेंज जर्म सेल, यानी जो एक्वायर्ड, देखो जो इनहेरिटेड ट्रेट है ना, वो किस वजह से आए? क्योंकि वो जर्म सेल यानी वो सेक्स सेल की वजह से आए। तो याद रखना, ब्रिंग चेंजेस इन जर्म सेल, यानी इनहेरिटेड ट्रेट जो हमारी बॉडी में आएंगे वो हमारे सेक्स सेल के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स से आते हैं। जबकि जो इन एक्वायर्ड जो ट्रेड है जो हमने एक्वायर करे हैं, उनका जर्म सेल से यानी सेक्स सेल से लेना कोई देना नहीं होता। चलो, डू नॉट लीड टू एवोल्यूशन, एक्वायर्ड ट्रेड से कोई एवोल्यूशन नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो हमने हमारी जिंदगी के अंदर गेन करें, जबकि इनहेरिटेड ट्रेड्स का एवोल्यूशन से बहुत लेना देना होता है। ठीक है, एग्जांपल, लूजिंग अ लिम्ब ड्यू टू एक्सीडेंट, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया, ठीक है, और उसका नेक्स्ट जनरेशन उसकी पैदा होती है, उसका बच्चा पैदा होता है, तो क्या उसके बच्चे का भी हाथ कटा होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि उसका हाथ कटना एक एक्वायर्ड ट्रेट था। ठीक है, और जबकि मान लो कोई इनहेरिटेड बीमारी है, कोई बीमारी ऐसी है जो कि इनहेरिट आई है ना, किसी एक इंसान को, तो जब उसकी अगली जनरेशन आएगी ना, तो उसमें भी वो बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। राइट, तो क्या ये हमें समझ आया इनहेरिट ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट? जल्दी से चैट में पीके लिख के बता दो। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा ही मजा आ गया। चलो, है ना, तो एक्वायर्ड ट्रेड क्या है? जैसे कि आजकल ये लड़कों में भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, कान में यहां पर छेद करवा लेते हैं बेटा, लड़कियां बनने को इतना क्या शौक है, पियर्सिंग पियर्सिंग करा लेते हैं, है ना, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लड़के करा रहे हैं भैया, जेन जी वाली तो जनरेशन में ऑलमोस्ट सब लड़के कान में छेद करा रहे हैं। पता नहीं कौन सा ट्रेंड चला है, मुझे नहीं समझ आ पा रहा है। मैं इतने लोगों को देखता हूँ, इवन मेरे कुछ दोस्त भी करा रहे हैं, मेरे कुछ टीम के हैं, तुम जानते हो उनको, राजीव भैया को जानते हो तुम, राजीव भैया को, जो मेरी टीम के पार्ट हैं, उन्होंने भी कान में छेद करा रखे। मैंने कहा वाह भैया, ट्रेंड चल रहा है अलग ही। ठीक है ना। उसके अलावा स्कार्स, यानी अगर लग गई तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है। बिल्डिंग मसल्स, वैक्सीनेशन, ये सब क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट। जबकि मैं बात करूं इनहेरिटेड ट्रेट, तो वो क्या है? हेयर स्ट्रक्चर, हेयर कलर। ओहो, ये देखो, ये मेरी दीदी की तरह नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा है, ये मेरी दीदी की तरह नहीं लग रही? थोड़ी थोड़ी है? सही बताओ, सही बताओ, ये लग रही नहीं लग रही है ना? है ना? है ना? क्लिप नहीं, क्लिप नहीं, क्लिप नहीं, क्लिप नहीं बेटा, बेटा नहीं, अपन दोनों की बात थी, बीच में खत्म हो गई, ये इससे बाहर नहीं जाएगा मैटर, यहीं इसको क्लोज करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है। डिंपल्स, डिंपल्स भी क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। अगला, टंग रोलिंग और ये फ्रिकल्स, जो मार्क्स होते हैं फेस के ऊपर। राइट।
बेटा अपन नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी, जैसे मैंने आपको ट्रेट बताया, ट्रेट दो प्रकार के, इनहेरिटेड, एक्वायर्ड, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले टर्म है डीएनए। डीएनए हम ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, ये न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में, दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। क्या कैरी करता है, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये डीएनए आपको याद होगा, डीएनए आपको याद होगा, है ना, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है कौन लेके जाता है, डीएनए भैया लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया। अगला आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के अंदर ना, मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अब इस डीएनए के साथ ना न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन, ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स द क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जब आपका सेल डिवाइड हो रहा होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये जो स्कैटर्ड फॉर्म थी ना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी ना डीएनए की, वो कॉइल्ड फॉर्म में आ जाती है। वो कैसी फॉर्म में आ जाती है, कुछ ऐसी कॉइल्ड फॉर्म में आने लगती है ना, ऐसी कॉइल्ड फॉर्म्स में आने लगती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या ये तीनों चीजें हमें समझ आ चुकी हैं, जल्दी से बता दो बेटा। यार रिप्रोडक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा था तो शायद इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा था कि डीएनए क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन, डीएनए प्लस प्रोटीन को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्या होता है, जो डीएनए जो रेंडमली पड़ा हुआ है, ये एक शेप ले लेता है, ये ऐसी शेप लेने लगता है, ऐसी ऐसी ऐसी, और इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कुछ और टर्म्स अब हम पढ़ते हैं, कुछ नई टर्म्स जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी। जैसे कि सबसे पहली टर्म आ जाती है जीन। जीन क्या होता है, जीन, ये कोई अपनी जीन्स तो नहीं है, जो हम जीन्स पहनते हैं वो तो नहीं है, तो ये क्या है यार, देख जीन ना डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है। डीएनए, डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन, मान लो ये बड़ा सा डीएनए, इसका एक छोटा सा पोर्शन, ये क्या है, ये जीन है। और जीन को हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी का जो सबसे छोटा यूनिट है ना, बेसिक यूनिट, जैसे लाइफ का बेसिक यूनिट सेल होता है, वैसे ही हेरिडिटी का बेसिक यूनिट कौन होता है, बेसिक यूनिट होता है जीन, है ना। तो यानी जीन क्या है, डीएनए का छोटा सा पार्ट है, और वो पार्ट है जो कि मोस्टली हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। यानी देखो ये जीन है ना, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग क्या होगा, बाल कितने बड़े होंगे, बाल कितने छोटे होंगे, आंखों की शेप क्या होगी, नाक की शेप क्या होगी, हाइट कितनी बड़ी होगी, सब कुछ इसके पास है, इस छोटे से जीन के पास, इस जीन के पास। ठीक है, तो जीन क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, इज मॉलिक्यूल दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये एक ऐसा बेसिक यूनिट है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अगली जनरेशन में पास होगी। क्या है बात समझ में आई, जल्दी बताओ फटाफट से बोलो। क्लियर है, बोलो बेटा, पढ़ ले आदर्श, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले यार, ये सब बातें लास्ट में कर लें। आदर्श पूछ रहा है कि सर मेरी दोस्त मुझसे बातें छुपाती है। बेटा यहां मैं हेरिडिटी पढ़ा रहा हूं और तेरी दोस्त उससे बातें छुपा रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे ये बता, मैं क्या कर लूं फिर, नहीं मैं क्या करूं, मैं बातें निकलवा दूं, है ना, है ना, हद हो गई यार। चलो आ जाओ भाई,
एलील, अगला ये समझ आया। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला आता है अलील। क्या आता है? अलील। अलील बेटा अलादीन का चिराग नहीं है, अलील अलील अलील, है ना? अली नहीं है, अली अली नहीं है। माई फ्रेंड, दिस इज नॉट माई फ्रेंड अली, दिस इज अलील। अलील क्या है? देखो क्या होता है, ये एक प्रकार का जीन ही है, ऐसे समझ लो, दिस इज द जीन। देखो हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे डीएनए हैं, बहुत सारे डीएनए, और डीएनए के पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में यानी बहुत सारे जीन भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? ठीक है, और ये जीन जो है ना, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आंखों का रंग, बाल का रंग, हाइट, वेट, सब कुछ। अब ना अलील क्या होता है? इट इज दी पेयर ऑफ जीन, यानी इट इज दी पेयर ऑफ जीन, यानी ये दो ऐसे जीन है, पेयर यानी दो, ये दो ऐसे जीन है जो कि एक ही कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। समझना बेटा, समझना समझना समझना। अलील क्या है? दो ऐसे जीन हैं जो कि एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। जैसे कि देखो, जीन तो सबके बारे में बताते हो ना, कि आंखों का रंग, बाल का रंग, ऐसे, बट दो ऐसे जीन होंगे, द पेयर ऑफ जीन दैट शोज ओनली वन कैरेक्टर, जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। जैसे कि मान लो एक कैरेक्टर ले लेते हैं अपन, आंखों का रंग। ठीक है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती मैनू, तो आंखों का रंग हम ले लेते हैं। तो आंखों के बारे में, आंखों के रंग के बारे में जो जीन बता रहा है ना, जो पेयर ऑफ जीन बता रहे हैं, उनको हम बोलते हैं अलील, उनको हम बोलते हैं अलील। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में? जल्दी से चैट में बताओ, अब डेफिनेशन पढ़ो। अ पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल अ सेम ट्रेट, यानी सिर्फ एक ट्रेट के बारे में वो बात करते हैं, इतने सारे ट्रेट के बारे में बात नहीं करेंगे, एक ट्रेट, एक ट्रेट। ठीक है, अरे जलील नहीं है वो, अलील है बेटा, जलील लिख रहा है एक बच्चा, जलील। क्या हो गया है? IQ 220 हो गया है तुम्हारा, है बेटा? चप्पलें पड़ जाएंगी ना तो शक्तिमान बना दूंगा। क्या बात है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल इनहेरिट टू अलील फॉर ईच जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। यानी होता क्या है कि मान लो एक कैरेक्टर है, जैसे कि मैं आपको समझा भी देता हूं, जैसे आपकी मम्मी है, आपके पापा है। ठीक है, हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आंखों के रंग के बारे में। ठीक है, तो आपकी मम्मी के पास होंगे अलील, आंखों का रंग वाला, आपके पापा के पास भी होंगे आंखों का रंग वाला अलील। वो दोनों अलील आते हैं, वो दोनों अलील आते हैं, मिक्स होते हैं, और एक नया अलील बन के आता है जो कि तुम्हारी आंखों का रंग कहलाता है। ठीक है, इसको डिटेल में भी और पढ़ेंगे, अभी आप बस डेफिनेशन पे फोकस करो। अलील क्या है? द पेयर ऑफ जीन्स जो कि एक कैरेक्टर के बारे में बताता है। राइट, चलो, एक बच्चा लिख रहा है अलील क्रॉस अश्लील। यार भाई यार, तुम क्या ही लोग हो यार। ठीक है, चलिए, इतना हमको समझ में आ गया भैया। और डेफिनेशन देखते हैं, और चीजें देखते हैं। अब देखो, अलील भी ना बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक होती है डोमिनेंट अलील, एक होती है रिसेसिव अलील। डोमिनेंट समझते हो? डोमिनेंट समझते हो? डोमिनेंट यानी जो जिसमें ताकत ज्यादा है, जो डोमिनेट कर सकता है, और रिसेसिव जो कि थोड़ा वीक है, जो कि थोड़ा वीक है ना? रिसेसिव जो हल्का सा वीक है, जो डोमिनेट नहीं कर सकता, उसको हम रिसेसिव अलील बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। एग्जांपल ध्यान से समझना, क्योंकि आगे वो एग्जांपल बहुत यूज होगा। देखना, अगर कहीं पर डोमिनेंट अलील को लिखना होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। यानी अगर एक प्लांट है जो कि टॉल है, जो कि टॉल है, ठीक है, तो उसका मैं लिखूंगा अलील टी टी। भैया दो क्यों लिखे? क्योंकि मैंने बताया था हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अभी थोड़ा धुंधला धुंधला समझ में आएगा, फोकस रखना, बस फोकस रखोगे, उतना ही फोकस जितना तुम उस पर रखते हो उतना ही मुझ पर रख लो, थोड़ी देर के लिए मजा आ जाएगा। ठीक है, नहीं उतना मजा तो नहीं आ पाएगा, बट समझ आ जाएगा। तो टी और टी, ठीक है, मतलब बड़ा टी समझ गए ना? क्या है? डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, डोमिनेंट अलील को हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक ट्री है जो कि छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल, और उसके पास एक रिसेसिव अलील है, तो उसको मैं छोटे लेटर से लिखूंगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। कैसे? स्मॉल टी स्मॉल टी, इसको बड़ा टी। समझ आए? समझ आए? एक एक करके आप पढ़ो, क्या बता रहा हूं मैं।
रिप्रेजेंट्स बाय अ कैपिटल लेटर। डोमिनेंट अलील हमेशा कैपिटल लेटर में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि रिसेसिव अलील को हमेशा लोअर केस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगली चीज, डोमिनेंट अलील जो होता है अगर वो रिसेसिव अलील के साथ आ जाए, मतलब मान लो इसी एग्जांपल में लेते हैं, एक डोमिनेंट अलील आ गया और एक रिसेसिव अलील आ गया, तो कौन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा बताओ? ऑब्वियस सी बात है, ये जो डोमिनेंट वाला है ये इसको लात मार के भगा देगा और ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, है ना, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। यस और नो, यस और नो? ठीक है जी, ठीक है जी, ये भी हमको समझ आ गया, ये भी हमको समझ आ गया। ठीक है, डिटरमाइन द डोमिनेंट ट्रेट, रिमेन सप्रेस्ड, सप्रेस्ड यानी दबा हुआ, रिमेन सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, यानी अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो ये सप्रेस्ड रहेगा भैया, ये अपनी जुबान नहीं खोल सकता, बेचारा डर जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या इतनी चीज हमको समझ आ गई? डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, क्या हमें क्लियर है? अब लिख रहे हैं डोमिनेंट क्रॉस डोमिनोज। वाह बेटा यार, कितने कितने तुम वो हो गए हो यार, कितने तुम तेजस्वी हो गए हो, है ना? वाह यार, वाह। चलो, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। आ गया, आ गया। चलो, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड को पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहले एक होती है होमोजाइगस कंडीशन और एक होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखो, मुझे पता है बहुत सारी डेफिनेशन है ना, चीजें थोड़ी बहुत तुम्हारे ऊपर से भी जा रही होंगी, बट अभी घबराओ मत, डरो मत। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उसमें तुम फोकस रहो और समझते चलो, है ना, क्योंकि धीरे धीरे जब हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, कल परसों तरसों, तो आपको लिंक होता जाएगा कि अच्छा प्रशांत भैया ने ये पढ़ाया था इसलिए आज वो काम आ रहा है। ठीक है, तो लिंक होता जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा वैसा ही है। और मैं एक चीज बता देता हूं, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस चैप्टर में से टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इजी है। स्कूल्स के अंदर तो बहुत जल्दी निपटा दिया जाता है, बट मैं थोड़ा टाइम लूंगा। मैं टाइम इसलिए लूंगा क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आजकल वो हल्के से टफ साइड पे आ रहे हैं, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। इसमें न्यूमेरिकल भी है, हाँ भैया, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल, हाँ जी, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल है। ठीक है, आ जाओ। तो होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? होमो का क्या मतलब होता है? होमो, होमो, होमो यानी सेम, है ना, होमो यानी सेम, हेट्रो यानी अलग अलग, हेट्रो यानी अलग अलग। होमोजाइगस कंडीशन वो होती है जब जो दो एलील हैं, देखो एलील के दो पार्ट्स होते हैं ना, है ना, पेयर में होते हैं ना हमेशा, तो वो जो दो पार्ट्स हैं वो दोनों सेम हो, वो जब दोनों सेम होंगे तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, टी टी, बड़ा टी बड़ा टी, ये क्या है बेटा? होमोजाइगस। ये क्या है? होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। छोटा टी, ये क्या है बेटा? होमोजाइगस। दोनों सेम है। बट अगर बड़ा टी और छोटा टी, ये क्या होगा? ये कहलाएगा हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है जी। तो होमोजाइगस क्या होती है? इनहेरिट आइडेंटिकल अलील ऑफ अ जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट, यानी सेम अलील आ रहा है जबकि इनहेरिट डिफरेंट अलील, यहां पर अलग अलग आ रहा है, एक बड़ा टी एक छोटा टी। ठीक है, समझ आ गया। रिप्रेजेंट्स एट टी टी, ये होमोजाइगस है। रिप्रेजेंट्स एट बड़ा टी छोटा टी, यह है हेट्रोजाइगस। बहुत सही। शोज प्योर ट्रेट, यानी इसके जो ट्रेट होंगे ना, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक शो होंगे वो एकदम प्योर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं यार, अरे दोनों एक जैसे हैं, बड़ा टी छोटा टी, तो प्योर ट्रेड दिखाएगा। लेकिन इसके अंदर जो होते हैं ना, वो जो डोमिनेंट वाला होता है ना, वो अपने ट्रेड दिखाता है, रिसेसिव वाला तो दिखाई नहीं पाता बेचारा। ठीक है, शोज डोमिनेंट ट्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट अलील। मुझे बताओ क्या है, बात समझ में आई? बताओ। वाह, श्रेया जी लिख रही है कि आजकल तो भैया लड़के जो हैं वो बहुत सारे ट्रेड्स हमसे छुपा लेते हैं और हमें बाद में पता चलता है उनके ट्रेड्स के बारे में। क्या बात है, क्या बात है, गहरी बात कर दी। गहरी बात नहीं यार, लड़के वड़के छुपाते नहीं है। देखो लड़के नहीं, मुझे नहीं लगता कि लड़के ऐसा कुछ छुपाते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है तुमको, क्या लगता है? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? लड़के बताएंगे, लड़कों बताओ, ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम लड़कियों से सबसे अच्छी तरीके से छुपा सकते हो? सबसे अच्छी तरीके से ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम छुपा लोगे हर एक लड़की से बहुत अच्छी तरीके से? बताओ।
बताओ क्या कह रहे हैं? हाँ, आयुष कह रहा है दूसरी लड़की। वाह यार, वाह यार। बेटा आयुष, तुम बाहर मिलो। चलो तो यार तुम क्या लोग हो यार। आ जाओ, पढ़ ले, पढ़ ले। चल आ जा, बस करो यार, पढ़ लेने दो। देखो, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की कंडीशन तुमको समझ आ गई होगी, तो इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि ये बड़ा टी होमोजाइगस, छोटा टी होमोजाइगस, बड़ा टी, ये क्या है? ये है हेटेरोजाइगस, ठीक है। और हमेशा याद रखना, कभी भी तुम ना ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। जो डोमिनेंट अलील होगा उसको हमेशा इज्जत देनी पड़ेगी और उसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिख सकते, हमेशा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको इज्जत देनी पड़ेगी हमेशा, ठीक है। जो डोमिनेंट वाला होगा उसको हमेशा क्या देनी पड़ेगी? इज्जत हमें देनी पड़ेगी, राइट। बहुत बढ़िया है ना, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, दो कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज की तरफ, जो कि है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल। देखो, सेल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड तुम्हारी तरह है बेटा, एकदम सिंगल, अकेला, तन्हा। और डिप्लॉइड तुम्हारे उस दोस्त की तरह जो कि मिंगल है, यानी इसके पास कोई है। तो हैप्लॉइड सेल वो होते हैं जिनके पास सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इनके पास हमेशा पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हमेशा इसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड सेल होते हैं ना बेटा, ये पता है हमारी बॉडी के अंदर डिप्लॉइड सेल, हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो सारे सेल डिप्लॉइड सेल हैं, सारे, बस एक को छोड़ के, एक को छोड़ के सारे जितने भी सेल हैं ना उनके पास हमेशा पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, पेयर में होते हैं हर एक के पास, हर एक के पास, ठीक है। तुम मुझे बता भी सकते हो वैसे कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, आई गेस आपको पता होगा, है ना। 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, लास्ट में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी का हर एक सेल, है ना, लेकिन एक को छोड़ के, जो कि है जर्म सेल, जो कि है जर्म सेल। जर्म सेल यानी सेक्स सेल। सेक्स सेल जो होता है हमारी बॉडी का वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। यहां पर लिखा भी हुआ है गैमीट्स सच एज स्पर्म एंड एग सेल आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होते हैं। बाकी सारे के सारे बॉडी सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, वो सारे के सारे सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड सेल होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये मियोसिस की मदद से बनते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, 9th क्लास में पढ़ाया था। ओहो 9th क्लास में तो वो कर रहे थे। मियोसिस और माइटोसिस दो प्रकार के सेल डिविजन्स होते थे, है ना। उसमें डिटेल में हम नहीं घुसने वाले, है ना, उतना डीप नहीं जाना है। बस इतना समझ लो, हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस से, और डिप्लॉइड सेल बनेंगे किसकी मदद से? माइटोसिस की मदद से। किसकी मदद से बेटा? माइटोसिस की मदद से, राइट, राइट, ठीक है। यानी जो हैप्लॉइड सेल है उसके पास सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम, एग्जांपल याद रखना क्या? गैमीट। जितने भी आपके गैमीट हैं, स्पर्म सेल या फिर जो फीमेल के अंदर ओवम होता है या एग सेल हम उसको बोलते हैं, और बाकी जितने भी सेल हैं बॉडी के जिनको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, बॉडी के सारे सेल, वो हमेशा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर के अंदर होते हैं। अच्छा, क्या तुम सोच सकते हो कि ये भेदभाव क्यों है? ये जो गैमीट है ना, ये जो सेक्स सेल है, इनके अंदर क्रोमोसोम पेयर में क्यों नहीं है? क्या तुम सोच सकते हो? दिमाग लगाओ और बताओ, जल्दी बताओ। कोई सोच पा रहा है? बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको पता होगा यहां से आएगा एक क्रोमोसोम मेल का, है ना, और यहां से आएगा एक क्रोमोसोम जो कि होगा फीमेल का, है ना। तो इसलिए 1 + 1 यानी 2, ऐसे करके दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बनते हैं, और डबल क्रोमोसोम यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं नए जनरेशन में। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस, यस, है ना। अगर यहां से दो आते, यहां से दो आते तो 4 हो जाते भैया। इतने सारे क्रोमोसोम, है ना, इस वजह से। चलो बहुत बढ़िया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा
सबसे पहले हमने ये देखा कि हेरिडिटी क्या होता है, ट्रेड्स को ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक है समझ आ गया। इस ब्रांच को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स के फादर किसको हम बोलते हैं, मेंडल को, जबकि जो नामकरण किया था वो बैटसन जी ने किया था, तुम्हें याद आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने कुछ टर्म्स वगैरह पढ़ी, जैसे ट्रेड्स क्या होते हैं, दो प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स, उनके डिफरेंसेस याद रखना। फिर हमने पढ़ी बेसिक चीजें, जैसे डीएनए क्या होता है, पता था तुम्हें, क्रोमोसोम क्रोमेटिन तुम्हें पता था। नई टर्म आई जीन, जीन क्या होता है, डीएनए का वो पोर्शन जिसके अंदर सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। अब अलील क्या होता था, द पेयर ऑफ जीन्स दैट शोज ओनली वन ट्रेट, यानी जो एक ट्रेट के बारे में बात करता है उसको हम अलील बोलते थे। अलील भी दो प्रकार का होता था भैया, अगर तुम्हें याद हो तो, कौन कौन सा, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। फिर हमने पढ़ा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जहां पर सेम अलील होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस जहां पर अलील्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, ठीक है, इसका डिफरेंस भी पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, दो प्रकार के सेल और उसके एग्जांपल। क्या यहां तक सब कुछ समझ आया? तो चैट में आप पी के लिख दो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। Tail of some mice were cut off for generation, but offspring still had tails. ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका सही है, ये आपको बताना है। मैं पोल दे दूं क्या, इसका पोल दे देता हूं, पोल दे दिया बेटा। बताओ भैया, मेस्सी या रोनाल्डो? फंस जाऊंगा मैं ना, मेस्सी ना रोनाल्डो, आपसे सुनील छेत्री। है ना, ऑब्वियस सी बात है यार, इंडियन इंडियन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, सुनील छेत्री, ठीक है। मतलब इंडिया से खेलने के बाद भी वर्ल्ड रैंकिंग में थर्ड पे आ रहे हैं भाई यार, तो सुनील छेत्री आप खुद सोच सकते हो। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर सी आएगा, ऑलमोस्ट सब सी ही दे रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है कि कुछ चूहे थे जिनकी पूंछ काट दी गई, पर जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो उनकी पूंछ कटी हुई नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने उनकी पूंछ काटी तो वो उनका एक्वायर्ड ट्रेड था, और एक्वायर्ड ट्रेड अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स आर नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड यानी अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेड यानी अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना, राइट। पोल आया था नहीं आया था, पोल आया था नहीं आया था, आया था नहीं आया था, जल्दी बताओ। व्हाट इज डीएनए, स्टेट इट रोल इन हेरिडिटी। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका काम क्या होता है, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है वो इसी की मदद से होता है ना। अगला देखते हैं, असर्शन रीजनिंग। ह्यूमन चाइल्ड बियर बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट विद वेरी लिटिल वेरिएशन। क्या पहला असर्शन ठीक है, ह्यूमन चाइल्ड बियर बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो कोई भी बच्चा होगा तो उसके अंदर बेसिक फीचर तो होगा ही हर एक ह्यूमन बीइंग का, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज ट्रू। रीजन इसका देखते हैं, इट लुक एग्जैक्टली लाइक, यानी कि एकदम सेम दिखता है, नहीं, ये रीजन फॉल्स है ना, वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन आते हैं, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा ना शायद, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या ये बात सही है कि ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं? बात एकदम सही है, ऑफस्प्रिंग से पेरेंट पे तो नहीं आएंगे ना भाई, कभी कोई बच्चा लिख के आ जाए ट्रेड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट, बच्चे से पिताजी के अंदर ट्रेड जा रहे हैं, है ना, ये ट्रू है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जीन्स क्या क्रोमोसोम पे होते हैं? हाँ, मतलब देखो जीन्स आर दी पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए ही तो क्रोमोसोम बनता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, बात एकदम सही है, ये एकदम ट्रू है। बट क्या ये इसका रीजन है, अब आपको ये बताना है, क्या ये इसका रीजन है, आपको ये सोच के बताना है बेटा, जल्दी बताना थोड़ा, क्या लगता है?
बोलो बोलो। जल्दी। बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं, कंफ्यूज। ए और बी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको रीजन खुद ब खुद मिल जाएगा। अब बिकॉज लगाकर पढ़ लिया करो, ठीक है। ट्रेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बिकॉज, यानी ट्रेट इनहेरिट हो रहे हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड कैरी इन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। बात सही तो है, अरे सही तो है यार। क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो एक पेरेंट से दूसरे में कैरी कर लेते हैं, तो इसका आंसर ए आएगा, ना कि बी। मूर्खो, याद रखें, याद रखें बेटा, ए और बी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पता है इस चैप्टर में से ना असर्शन रीजनिंग पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है असर्शन रीजनिंग का, तो प्रैक्टिस करके जाना। ह्यूमन पॉपुलेशन शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। ट्रू है। ऑल वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। नहीं। क्या हर वेरिएशन में इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। डिफाइन जीन। जीन डिफाइन कर दोगे। हाउ आर कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय जीन। देखो, जीन को डिफाइन करोगे और ये पूछा गया कि कैरेक्टर्स कैसे कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन। जीन जो होता है वो डीएनए का एक ऐसा पार्ट है जिसके पास सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको बेसिक यूनिट बोलते हैं हेरिडिटी का। तो जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए मतलब जब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी तो इट विल बी बाय द हेल्प ऑफ जीन, यानी जीन इज द मेन कैरेक्टर। यानी इसी की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास हो पा रही। यही डिसाइड कर रहा है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, बाल का कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वेयर आर जीन्स लोकेटेड। बताओ जीन्स कहां लोकेटेड होते हैं, कोई बताएगा? डीएनए का एक सेगमेंट होता है जीन, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई सोच सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। मैं बताऊं, एक्चुअली में ना जो जीन्स होते हैं ना वो मैंने अभी आपको लिखवाया भी, क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं जीन, ये याद रखना, ठीक है। अरे है तो डीएनए का ही पार्ट, बट भैया वही डीएनए तो क्रोमोसोम बनता है। अरे ये जो रैंडम डीएनए पड़ा हुआ था, यही डीएनए तो क्रोमोसोम बनता है, और उसी क्रोमोसोम का ये छोटा सा पार्ट होता है क्या, जीन। उसी क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट होता है जीन। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? जल्दी बताओ, जाने क्या? हाँ, यस, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और जो इसका दूसरा पार्ट है ना क्वेश्चन का, कि व्हाट इज देयर केमिकल नेचर, तो अब यहां पर तुम्हें आंसर लिखना है, क्योंकि ये एक्चुअली में पार्ट क्रोमोसोम का है, बट ये बना किससे है? बना तो ये डीएनए से ही है, तो इसका केमिकल नेचर कैसा होगा? केमिकल नेचर होगा डीएनए जैसा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जैसा। हाँ, तो इसका केमिकल नेचर डीएनए जैसा होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पार्ट क्रोमोसोम का है बट बना तो डीएनए से ही है, तो केमिकल नेचर डीएनए जैसा होगा। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर क्रोमोसोम्स लिख सकते हो। हाउ मेनी पेयर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, बता दो कितने पेयर हैं? 23 पेयर। बहुत सही। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग एंड लिंक टू वेरिएशन। ये तो मैं आपको रिप्रोडक्शन में भी बता चुका हूं, जब डीएनए कॉपी होता है उसमें एरर्स आते हैं और उस एरर्स की वजह से वेरिएशन आता है, और वेरिएशन से क्या होता है? एवोल्यूशन होता है ना। ये पूरा का पूरा आंसर मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो जो डिफरेंस टेबल मैंने आपको दिखवाई थी ना एक्वायर्ड और इनहेरिटेड का, वो है ना, वो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड की याद आ गई? वो टेबल जो मैंने आपको बताई थी। एक्वायर्ड वो हैं जो कि अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते, इनहेरिटेड वाले ट्रांसफर हो जाते हैं। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी हर एक स्टूडेंट के लिए। चलिए, why can acquired trait not be inherited? Explain with the help of example of tailless mice. देखो एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं दैट आर गेन्ड ड्यूरिंग योर लाइफ, है ना। तो एक्वायर्ड ट्रेड से आपके डीएनए में कोई चेंज तो आया नहीं। अरे मान लो अगर मेरा हाथ ओहो मेरा ही हाथ कटाएंगे, किसी और का हाथ काटेंगे नहीं नहीं, मान लो किसी का भी हाथ कट जाए तो क्या उसके डीएनए में कोई बदलाव आ जाएगा? नहीं आएगा यार, ऑब्वियसली नहीं आएगा।
है ना। जब तक डीएनए में बदलाव नहीं आया वो कैसे इनहेरिट कर पाएगा, तो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो माइस वाला, एक चूहा था, अगर उसकी पूंछ काट दें, जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें टेल कटी हुई नहीं आएगी, द नेक्स्ट जनरेशन विल बी विद टेल, वो टेल के साथ ही आएगी अगली जनरेशन, यस और नो, ऑब्वियस सी बात है ना। इसका मतलब है एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। चलो बताओ क्या ये चीज क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो एक बार पी के लिख दो फटाफट से। अगर ये सब क्लियर है तो पी के लिख दोगे एक बार फटाफट से, जल्दी फटाफट से। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मुझे आपको होमवर्क देना है, वो है ये सब मैं वैसे आपको आज पढ़ा चुका हूं, डिफाइन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर सेम। इसके बारे में सोच के आना, ये आज मैंने आपको हिंट दी थी वैसे कि क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग का सेम कैसे होता है ना। इसके बारे में सोच के आना। हाउ मेनी जीन्स सेट डज अ जर्म सेल हैव, कितने जीन जर्म सेल के पास आते हैं, या फिर जीन छोड़ो ये लिखो कितने क्रोमोसोम जर्म सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये एक और। तो ये आपके कुछ 3 सवाल हैं जिनके बारे में आप सोच के आओगे कल, ठीक है। कल इनके बारे में हम डिस्कस भी क्लास के अंदर कर लेंगे। चलिए बहुत, ओए ये क्या लगा दिया, ये तो एआई है भाई, ये तो मेरी फोटो ही नहीं है, ये तो मेरी फोटो ही नहीं है भाई, मैं कहां हासिल कर रहा हूं, ये तो फोटो ही नहीं है। सर क्यूट लग रहे हो इस बार तो, स्टूडेंट्स भी मेरी साइड हैं। अरे वाह बेटा वाह, इन लोगों को सैलरी की परवाह नहीं है, हैं? स्टूडेंट आपकी साइड है बेटा, कोई है ना। चलो मान लिया मैंने कि स्टूडेंट आपकी तरफ है, लेकिन सैलरी तो मेरी तरफ है ना, वो कट गई तो चलो क्या बात है, डन। पिछले लीडर बोर्ड देख ले, अनुभव द्विवेदी, निशा मीना, नैतिक, कुणाल, अयान, कृष्णप्रिया, आरव, को फाउंडर ऑफ नेक्स्ट स्टॉप सही अंसारी, अनिका गोयल। चलो बहुत बढ़िया, सही है। और सब बढ़िया है दोस्तों, कोई समस्या लाइफ के अंदर, कोई प्रॉब्लम लाइफ के अंदर तो बता दो, बताओ बताओ। कोई परेशान तो नहीं कर रहा? हाँ कोई परेशान तो नहीं कर रहा? सर मेरे दोस्त मुझे बुली करते हैं। देखो हमारे ना स्कूल में हर किसी का एक ऐसा दोस्त होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है ना, और फीमेल फ्रेंड्स जो होती हैं उसकी वो बहुत सारी होती हैं, देखा तुमने, है ना। अब उसको तो पता नहीं है, बट सारी जो फीमेल लड़कियां हैं वो उसको फ्रेंड जोन कर बैठी है ना। देखा तुमने, नोट करा, एक 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 ऐसा लड़का होता है हर क्लास के अंदर होता है ना। वैसे यार बुली वुली मत किया करो किसी को, क्यों परेशान होते हो? बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्कूल लाइफ के अंदर बुली होते हैं। आई होप अगर आपका दोस्त ऐसा कोई हो रहा है तो प्लीज उसकी मदद किया करो, समझ रहे हो बात को? ऐसे मत किया करो किसी के साथ, क्यों, अच्छा नहीं लगता। और आपको नहीं पता आजकल पता है क्या हो गया है कि एक तो बच्चे बहुत मेंटली सब वीक है, मतलब थोड़ा सा कोई बोलता है तो परेशान हो जाते हैं, है ना, ऐसा मैं देखता हूँ। तो इसलिए आप किसी को कुछ बोलोगे किसी को बुरा लगेगा, तो इसलिए ट्राई करो कि आप अपने दोस्तों, अपना मतलब दोस्तों का हंसी मजाक उड़ाओ, बट जिसको आप नहीं जानते, जिससे आपकी ज्यादा बात नहीं होती, एटलीस्ट उसके साथ आप कुछ भी बुरा ना करो, ठीक है। क्योंकि लाइफ जो होता है वो ऐसा होता है, एक सर्कल होती है। अगर आज तुम किसी के साथ करोगे गलत तो घूम के फिर तुम्हारे पास आएगा, है ना, है ना। तीर की तरह लाइफ, तुम किसी पे छोड़ोगे घूम के तुम पे ही लगना है वो, समझ रहे ना बात को, ठीक है। हाँ ऐसा ही होता है। चलो करें, एंड करें, कल मिले, कल मिले। भैया कितना टाइम लगेगा लेक्चर? अभी तो पहला लेक्चर हुआ है, कल मैं आपको मेंडल्स के लॉ पढ़ाऊंगा, तीसरे लेक्चर में भी मैं आपको मेंडल्स के लॉ पढ़ाऊंगा, चौथे लेक्चर में हम कुछ क्रोमोसोम फ्रोमोसोम खेलेंगे। हाँ 4 लेक्चर लगेंगे, 5वां आपका होगा डाउट, 5 ही है, 5 लेक्चर का ही है ये चैप्टर, ठीक है। ऑन दिस नोट, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हट चुका है बेटा सिलेबस से, एवोल्यूशन नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी सबसे एवोल्यूशन डिलीटेड है, पिछले 3 साल पहले ही डिलीट कर दिया गया था, कौन से जमाने में हो, है ना, वो डिलीटेड हो चुका है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी डिलीटेड है। अगर तुम स्टेट बोर्ड वाले हो तो मुझे बता देना,
आपके में अगर आएगा तो फिर मैं देखता हूं, मैं आपको किसी प्रकार से वो पढ़ाने की कोशिश करता हूं, है ना। या तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उसका, अगर आप स्टेट बोर्ड में हो और आपके आ रहा है तो बता देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम पी के भैया से बोलोगे, डिमांड करोगे तो मैं मना तो कर नहीं दूंगा, ऑब्वियसली बात है भाई, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, है ना, तो तुम्हें मना नहीं कर सकता, तो टेंशन मत लो, अगर बोलोगे तो करा देंगे अपन, ठीक है। चलो ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। एक आखिरी अध्याय चल रहा है, द लास्ट जर्नी ऑफ दिस बैच चल रही है, तो आई होप कि आप डेली क्लास आओगे, है ना। हम बहुत मस्ती मजाक करने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाएंगे कभी कभार, बट मजे भी करेंगे। चलो मिलते हैं कल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। रिवाइज करके आना कल दोस्तों।